टोरिसेलीज लॉ। देखो टोरिसेलीज लॉ हम यूज करते हैं जब भी वाटर किसी भी कंटेनर के किसी एक होल से बाहर निकल रहा होता है, तो उसके लिए हम तीन चीजें कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ से जब फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा तो एक तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसको v मान लेते हैं। फिर फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, t हम कैलकुलेट करेंगे। और तीसरी चीज इसकी रेंज क्या होगी, फ्लूइड यहाँ से कितनी दूरी पे जाके गिर रहा होगा उसको हम बोलेंगे रेंज। तो ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे किसी कैपिटल H हाइट तक मान लो फ्लूइड भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, और ये जो होल है इसके ऊपर जो फ्लूइड की हाइट है वो है मान लो स्मॉल h के बराबर। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो जहां पे होल किया हुआ है उस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, मान लो ये पॉइंट है A, और उसी लेवल पे फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, ये पॉइंट है मान लो B। अब इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे, और उससे हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी वो निकल के आ जाएगी बिल्कुल आसानी से। देखो कैसे, ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, H हाइट तक। तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होगी फ्लूइड के पास वो बराबर होगी P0 प्लस रो जी एच के बराबर। P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा होगा इस फ्लूइड के ऊपर, प्लस रो जी एच मतलब H हाइट का जो लिक्विड है उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा वो। अब इस वाले मॉलिक्यूल के पास या इस वाले पॉइंट पे जो भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल होगा उसके पास ना तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी फ्लूइड होगा उसके पास ना तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि स्पीड नहीं है, रुका हुआ है यहाँ पे, और ना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि इस लेवल को हम ग्राउंड लेवल एक बार एज्यूम कर लेते हैं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि प्रेशर एनर्जी इस फ्लूइड के पास में कितनी है, वो होगी P0 प्लस रो जी एच के बराबर। फिर यहाँ से जब फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ में कुछ प्रेशर एनर्जी भी होगी। प्रेशर एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये कंटेनर से जस्ट बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा P0। तो इसके लिए लिखेंगे प्रेशर एनर्जी P0 होगी इसके पास, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो v स्क्वायर के बराबर होगी। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस फ्लूइड के पास में वो बराबर होगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच और रो जी एच यहाँ पे मैंने दोनों साइड में लिखा नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, ये P0 तो उड़ा दो दोनों साइड में, और हमें v कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा रो जी एच इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर, तो रो v उड़ जाएगा यहाँ पे, और v इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2gh के बराबर। यानी कि जब फ्लूइड इस पॉइंट से बाहर निकल रहा होगा, इस होल से बाहर निकल रहा होगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट 2gh के बराबर होगी। कौन सी थ्योरम लगाई है मैंने, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई किया है। दूसरी चीज हमको कैलकुलेट करने की, यहां से जब फ्लूइड यहां पे जाके गिरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मान लो कि ये वाली जो हाइट है यहां से यहां तक की ये h1 है, h1 वैसे कितना है यहाँ पे, h1 की वैल्यू है यहाँ पे, टोटल हाइट में से h को माइनस कर दो, h माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो इतनी हाइट नीचे गिरने में फ्लूइड को कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो फ्लूइड ऐसे हॉरिजॉन्टली बाहर निकल रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लूइड के पास यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है, तो शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस फ्लूइड के पास कितनी है, 0। वाई एक्सिस के अलोंग इस फ्लूइड के ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g के बराबर। ठीक है, ये कितनी हाइट कवर करेगा नीचे गिरते टाइम पे, h1। तो हाइट आपको यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड का वाई एक्सिस के अलोंग पता है, यानी कि h1 के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा, h1 के बराबर। अब ये तीन डेटा पता है तो t हम इजीली पता कर सकते हैं, इसके लिए इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाई एक्सिस के अलोंग आपको लगाना है, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा h1, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन g के बराबर है इनटू टी स्क्वायर, तो ये आएगा h1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि t की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2h1 अपॉन g। h1 की वैल्यू याद रखना है, h1 ये वाली हाइट है, यानी कि टोटल हाइट में से ये ऊपर वाली हाइट माइनस करेंगे तो जो आएगा वो अपना h1 होगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला अपने पास आ गया, तो ये भी याद रखेंगे कि फ्लूइड को जमीन पे गिरने में कितना टाइम लगेगा। तीसरी चीज ये कैलकुलेट करवाता है कि रेंज क्या होगी फ्लूइड की, कितनी दूरी पे जाके गिरेगा। तो रेंज कैलकुलेट करनी है तो सिंपल काम करेंगे, देखो जब फ्लूइड हॉरिजॉन्टली ये बाहर निकल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v के बराबर है जो कि अंडर रूट 2gh है ना, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फ्लूइड वो आपको कैलकुलेट करनी है। फ्लूइड को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो t है, तो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस कवर करी होगी फ्लूइड ने, जिसको हम रेंज बोल रहे हैं, ये रेंज बराबर होगा वेलोसिटी इनटू टाइम के। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है v, टाइम कितना लगा फ्लूइड को नीचे गिरने में t, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो रेंज आ जाएगी। v की वैल्यू है √2gh और t की वैल्यू है √2h1/g। ठीक है, ये g तो उड़ ही जाएगा यहाँ पे, और r की वैल्यू आएगी 2 और 2, ये वैसे 4 बनेगा अंडर रूट में, या √2 इंटू √2, ये 2 बन गया, ऐसा बोल दो। अंडर रूट के अंदर बचेगा h और h1, तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बस इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसको बोलते हैं टोरिसेलीज लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हम जो वाटर यहाँ पे किसी भी होल से बाहर निकल रहा होता है उसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं कि उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, और तीसरी चीज रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दो स्पेशल केस है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। स्पेशल केस क्या है वो देखो। मान लो कि कोई कंटेनर है, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसमें h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसके अंदर एक होल करना है, और होल इतनी हाइट पे करना है ताकि इससे जब फ्लूइड बाहर निकल रहा हो तो वो मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरे, मतलब रेंज आपको मैक्सिमम मिलनी चाहिए। रेंज क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम। तो उसके लिए होल कहाँ पे करना चाहिए? बॉटम के पास करना चाहिए या ऊपर करना चाहिए, ये आपको पूछा जाता है। तो याद रखना, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम हम लगाते हैं और उससे सॉल्व करके देखते हैं, तो आंसर ये आता है कि होल एकदम बीचों बीच होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम दूरी पे जाके गिर पाएगा। अगर आप होल का जो पोजीशन है अगर वो ऊपर रखोगे तो फ्लूइड पहले ही नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो पानी होगा ना या जो फ्लूइड होगा उसका हाइट कम रहेगा, जिसकी वजह से ये पास में गिर जाएगा इसके पास। अगर होल का साइज ज्यादा नीचे कर दिया तो ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से भी ये वाटर जब बाहर निकल रहा होगा तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तब भी वो पहले ही गिर जाएगा। अगर मैक्सिमम दूरी पे वाटर को या फ्लूइड को गिराना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो होल है वो कहाँ पे करना पड़ेगा? एकदम मिड में करना पड़ेगा, यानी कि h/2 हाइट पे करना पड़ेगा बॉटम से, या फिर ऊपर वाले लेवल से h/2 डेप्थ के ऊपर होल करना पड़ेगा। तो ये सीधा याद रखना है, ये हाइट दे रखी होती है, इसका हाफ कर देना, उतनी हाइट के ऊपर मैक्सिमम रेंज के लिए आपको होल करना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि मान लो कि एक कंटेनर अपने पास है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मान लो कि एक कंटेनर अपने पास है और इस कंटेनर के बॉटम पे आपने एक होल किया हुआ जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A0, और ये जो कंटेनर है ये कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। जो कंटेनर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और जो होल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A0, और पूरा इसको पानी से भरा हुआ, मान लो किसी फ्लूइड से इसको पूरा भर दिया। अब आपको पूछा जाता है कि इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा। क्या पूछा जाता है कि इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो खाली होने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला होता है A/A0 √2h/h, ये वाला लेना है वैसे, जो टोटल हाइट होगी ना फ्लूइड की वो अपॉन g। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको खाली होने में कंटेनर को कितना टाइम लगने वाला है। तो ये दो इसके स्पेशल पॉइंट है, ये याद रखने हैं। आसान है एकदम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज अ होल ऑफ एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन द बॉटम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल filled with liquid up to a height h. The liquid flows out in time t. If the liquid is filled in the vessel up to a height 4h, then it would flow out in time. मतलब कितनी देर में वो खाली हो जाएगा, कितनी देर में पानी निकल जाएगा उसमें से, वो आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंटेनर है, कोई भी कंटेनर हो, अगर उसके बॉटम पे होल है इस तरीके से और वहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इस होल का जो साइज है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो मान लो A0 के बराबर है, और इसमें h हाइट तक आपने फ्लूइड भरा हुआ है, तो कितनी देर में ये खाली होगा उस टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है T = A/A0। A का मतलब है सिलेंड्रिकल वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, A0 मतलब होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू √2h/g। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब ये बोल रहा है कि पहले ये T टाइम में खाली हो गया जब इसमें h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ था। अब अगर इसमें हाइट 4h कर दी जाए, बाकी चीजें सेम रखेंगे, अगर इसमें हाइट 4h कर दी जाए, 4h हाइट तक लिक्विड भर दिया जाए, तो उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर 4h हाइट तक लिक्विड भर दोगे तो h की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 4h। आप देख रहे हो कि जो t की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √h के, यहाँ से रिलेशन समझ में आ रहा है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। तो t अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √h के, इसका मतलब
जो टाइम लगेगा खाली होने में, T1 अपॉन T2 लिख देता हूं इसको, ये बराबर होगा अंडर रूट H1 अपॉन H2। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग T1 पहले कितना था, टाइम पहले कितना लगा, T लगा। T2 हमको पूछा जा रहा है, H1 कितना था पहले, H, बाद में कितना हो गया H2, 4H के बराबर, तो इसको 4H लिख दो, H से H उड़ा दो, ये आएगा 1/2 अंडर रूट से बाहर, तो T2 इक्वल टू क्या आएगा, 2T के बराबर आएगा। मतलब अभी इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, पहले से डबल टाइम लगेगा। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लार्ज टैंक filled with water to a height h is emptied through a small hole in the bottom. The ratio of the time taken for the level of water to fall down from h to h/2 and h/2 to 0 is। ये बोल रहा है कि कोई टैंक है, उसके बॉटम पे कोई होल किया हुआ है और वहां से लिक्विड या फ्लूइड बाहर निकल रहा है। किसी h हाइट तक इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, अब धीरे धीरे ये खाली होता रहेगा, इस होल के थ्रू ये क्या होगा, फ्लूइड बाहर निकलता रहेगा, तो धीरे धीरे इसका लेवल नीचे आता रहेगा। ये बोल रहा है कि इस लेवल को h से h/2 हाइट तक आने में कितना टाइम लगा। मान लीजिए टाइम है यहां से h/2 हाइट तक आने में T1, और फिर h/2 से 0 हाइट तक, मतलब एकदम पूरा का पूरा, जैसे पहले यहां तक लिक्विड भरा हुआ है तो ये यहां तक खाली होगा तो उसमें टाइम लग रहा है T1, फिर यहां से यहां तक खाली होगा उसमें टाइम लग रहा है मान लो T2। तो आपको T1/T2 आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, T1/T2। आपको पता है कि इस कंटेनर में अगर h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको पूरा खाली होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू A अपॉन A नोट अंडर रूट 2H अपॉन G। ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं। A का मतलब क्या है, ये जो कंटेनर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है A। ठीक है, अब मान लो कि पहले इसको पूरा खाली होना है, फ्लूइड को पूरा खाली होना है, इसमें से बाहर निकलना है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा T इक्वल टू A अपॉन A नोट अंडर रूट 2H अपॉन G, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये आधा खाली हो चुका है, मान लो ये आधा खाली हो गया, तो आधा खाली हो गया तो अब इतना इतना इसमें फ्लूइड बचा हुआ है, इतना इसको अब खाली होना है, तो कितनी हाइट तक भरा हुआ है, अब h/2 हाइट तक, अब इसको पूरा खाली होना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो बस h की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे, अब h/2। तो T2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, यहां से यहां तक खाली होने में जो टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, h को क्या पुट करना है, h/2 पुट करना है फॉर्मूले में, A अपॉन A नोट अंडर रूट 2, h की जगह h/2 लिखा डिवाइडेड बाई g। ये जो h है ना इसकी जगह h/2 आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पहले जो टाइम था देखो उसका 1/√2 टाइम्स आएगा, इस 2 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे ना तो ये 1/√2 बन जाएगा, और बाकी ये A अपॉन A नोट अंडर रूट 2H अपॉन G बचा है। देखो इस 2 को मैंने अंडर रूट से बाहर लिखा है 1/√2 करके, और बाकी A अपॉन A नोट अंडर रूट 2H अपॉन G एज इट इज छाप दिया है यहाँ पे। T2 किसके बराबर आएगा, अब ये वैल्यू देखो किसके बराबर है, T के बराबर है, पूरा खाली होने में जो टाइम लगता है उसके बराबर है, तो इसको लिख सकते हो T डिवाइडेड बाई क्या आएगा, √2। यानी कि यहां से यहां तक खाली होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, T/√2 लग रहा है। इसको पूरा खाली होने में टाइम T लगा और यहां से यहां तक खाली होने में टाइम लगा T/√2, तो यहां से यहां तक खाली होने में जो टाइम T1 लगा होगा वो बराबर होगा टोटल टाइम माइनस T2। T2 कितना है, T/√2 है यहाँ पे। यहां से यहां तक खाली होने में कितना टाइम लगा, T, उसमें से ये वाला टाइम माइनस कर दो T2, तो ये आ जाएगा कि यहां से यहां तक खाली होने में कितना टाइम लगा होगा, ये आ गया। हमको पूछा है T1 अपॉन T2 कितना है, तो T1 है T माइनस T/√2 और T2 है, T2 हमने कैलकुलेट किया था T/√2। T ऊपर कॉमन लोगे और ब्रैकेट में आएगा फिर 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई आएगा T, ये √2 ऊपर चला जाएगा इंटू √2, T से T को उड़ा देंगे तो ये रेशियो अपने पास आएगा। अब देखो √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा √2 और इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, यानी कि फाइनल जो आंसर है वो है √2 - 1, यानी कि बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। आया समझ में ही, ठीक है। पहले हमने पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट किया, फिर आधा खाली होने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लिया, फिर टोटल में से ये माइनस कर दिया तो ये वाला टाइम आ गया, फिर T1 अपॉन T2 अपन को पूछा है तो वो सीधा फॉर्मूला चिपका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 holes are made in the side of the tank
such that the water flowing out of them met at the same point on the ground. If one hole is at a height of 3 centimeter above the bottom, then find the distance of the other hole from the top of the water surface. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक स्पेशल केस लगेगा. देखो, मान लो कि ये टैंक है और इसके अंदर आपने वाटर फिल किया हुआ है. अब इसके अंदर दो ऐसे होल आपको करने हैं जिससे जब पानी बाहर गिर रहा हो तो वो सेम जगह पे जाके गिरे. अलग अलग पॉइंट्स पे दो होल करने हैं. ठीक है, तो वो दो होल कहाँ कहाँ पे होंगे वो समझो. मान लो कि पहला होल आपने यहाँ पे कर दिया, ऊपर से किसी s डिस्टेंस के ऊपर ये पहला होल किया. तो नीचे से भी अगर आप h हाइट के ऊपर, नीचे से भी h हाइट के ऊपर ही होल करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये एक स्पेशल केस है कि जो पानी गिर रहा होगा, इन दोनों होल से जो पानी गिर रहा होगा ग्राउंड के ऊपर, वो सेम ही पॉइंट पे जाके गिरेगा. ये वाली जो डेप्थ है और ये वाली जो हाइट है ये बराबर होनी चाहिए. अगर ये बराबर है तो उस कंडीशन में यहां से और यहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो हमेशा सेम पॉइंट पे जाके मिलेगा ग्राउंड सरफेस पे. इसका मतलब दोनों के लिए क्या होगी, रेंज की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी, रेंज सेम आएगी. तो इसने बोला है कि इफ द वन होल इज एट ए हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर अबव द बॉटम, पहला वाला होल है वो ग्राउंड से यानी कि बॉटम से 3 सेंटीमीटर हाइट पे क्या हुआ है. तो ये पूछ रहे कि दूसरा वाला जो होल है वो टॉप से कितनी डेप्थ के ऊपर करना पड़ेगा. तो वो भी 3 सेंटीमीटर पे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये हाइट हमेशा क्या होती है, बराबर. तो h की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप से आपको जहां तक ये लिक्विड भरा हुआ है उससे 3 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर ये होल करना पड़ेगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. जैसे मान लो ये वाली हाइट है h1, ये है h2, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए. तो h1 की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर. मैं लिख भी देता हूं, फॉर द सेम रेंज h1 और h2 क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा. तो यहां पे बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन द गिवन फिगर फाइंड द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द होल, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू फॉल एट द ग्राउंड. देखो, इस लिक्विड को बाहर निकल के ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एक तो ये टाइम बताना है. दूसरा, यहां से लिक्विड जब बाहर निकल रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये स्पीड भी आपको कैलकुलेट करनी है. कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, 10 मीटर हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है. और जहां पे होल किया हुआ है उसके ऊपर कितनी हाइट तक भरा हुआ है, h/3, यानी कि 10/3 मीटर हाइट तक इस होल के ऊपर लिक्विड भरा हुआ है. जब भी हमें फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है कि इस होल से कितनी स्पीड से फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है v = √2gh. और इसमें h कौन सा लेना होता है, मतलब जहां पे होल किया हुआ है उससे ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है वो वाली हाइट लेनी होती है. ठीक है, इसको मैं कैपिटल H लिख देता हूं. ठीक है, और ये है स्मॉल h जो कि कैपिटल H/3 के बराबर है. समझ गए क्या. तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर स्मॉल h लेना होता है, यानी कि होल से कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर भरा हुआ वो लेना होता है. वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे. g की वैल्यू 10 ले लो, h की वैल्यू है कैपिटल H/3, कैपिटल H की वैल्यू 10 मीटर है यानी कि 10/3 लिखा जाएगा. तो बताओ क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10, इससे बाहर चला जाएगा तो अंडर रूट के अंदर बचेगा 2/3. तो ये आ गई अपने पास में फ्लूइड की वेलोसिटी. इस वेलोसिटी से फ्लूइड वहां से बाहर निकल रहा होगा. फिर कितना टाइम फ्लूइड को जमीन पे गिरने में लगेगा, उस टाइम का फॉर्मूला होता है t उसका फॉर्मूला होगा √2h/g. लेकिन ये h कौन सा होता है, ये वाला हाइट होता है. इसको मैं h1 बोल देता हूं एक बार, h1 हाइट. तो यहाँ पे ये h1 लेना आपको. इस फॉर्मूले के अंदर h कौन सा हाइट होगा, होल का ग्राउंड लेवल से हाइट है ना. तो t = 2 अंडर रूट के अंदर 2, h1 कितना है, तो अगर ये वाली हाइट h/3 है तो ये कितनी होगी, 2h/3 होगी. 2 कैपिटल H/3, कैपिटल H की वैल्यू 10 मीटर है वो ध्यान रखना. तो मैं इसको 2h/3 यानी कि h की वैल्यू मैंने 10 ली है, डिवाइडेड बाई g आएगा, g की वैल्यू 10 है, 10 से 10 उड़ा दो. बताओ क्या आएगा आंसर. सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √3. तो ये आ गया अपना पास टाइम. इतना टाइम फ्लूइड को जमीन पे गिरने में लगेगा. तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पे टाइम तो लगेगा 2/√3 सेकेंड और वेलोसिटी होगी फ्लूइड की बाहर निकलने की 10 अंडर रूट 2/3 मीटर पर सेकेंड. ठीक, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है बस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. वाटर इज फिल्ड इन ए कंटेनर अप टू हाइट 13 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ए होल इज मेड एट ए height of 9 meter from the ground.
एंड द वाटर जेट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, फाइंड एक्स। ये जो डिस्टेंस है जहां पे पानी गिर रहा होगा इससे बाहर निकल के, वो डिस्टेंस आपको बतानी है, मतलब रेंज बतानी है एक तरह से। होल कहाँ पे किया हुआ है, तो 13 मीटर हाइट तक हमने वाटर भरा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर। ये जो हाइट है ये 13 मीटर दे रखी है, और जो होल किया हुआ है वो 9 मीटर हाइट के ऊपर किया हुआ है। ठीक है, ग्राउंड से 9 मीटर हाइट के ऊपर यहाँ पे एक होल कर दिया। तो ये वाली जो हाइट है इसको मैं H1 बोल देता हूँ, ये है 9 मीटर के बराबर। और ये ऊपर वाली जो हाइट है ये है मान लो H2, ये कितनी होगी, तो टोटल हाइट कितनी है 13 मीटर। अगर ये 9 है तो ऊपर कितना होगा, ये 4 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा होगा और जमीन पे गिर रहा होगा इस तरीके से। ये पूछ रहा है कि अगर ये x दूरी पे जाके गिरता है तो ये x कितना है, x को हम रेंज बोलते हैं। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है 2 अंडर रूट एच H1। ठीक है, या H1 H2 लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे सिंबल हमने H1 और H2 दे रखा है। वैसे इसको H मानते हैं, इसको H1 मानते हैं। फॉर्मूला होता है रेंज का R इक्वल टू 2 अंडर रूट H1 H2। H1 ये वाली हाइट होगी, H2 ये वाली हाइट होगी। ठीक है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों हाइट्स हमको पता है। तो ये आएगा 2 अंडर रूट H2 तो है 4 और H1 है 9, कितना आएगा ये आएगा 2 अंडर रूट में 36 बनेगा, जिसे 6 बार आएगा, मतलब रेंज की वैल्यू आ गई 12 मीटर के बराबर। यानी कि 12 मीटर दूरी के ऊपर जाके 12 मीटर दूरी के ऊपर जाके ये फ्लूइड गिर रहा होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है।